बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सहेली ने मुझे घर दावत पर बुलाया था। वहाँ उसी के शौहर ने मेरी इज्जत लूट ली। मेरी दोस्त ने बात दबाने के लिए अपने शौहर से मेरा निकाह कर दिया। अब उसका शौहर रोज़ मेरे कमरे में आता। मैं अपनी दोस्त को पुकारती पर वो मेरी मदद न करती। कुछ दिन गुजरे कि मैं हामिला हो गई। ये सुनते ही दोस्त ने फ़ौरन किसी को कॉल की और बोली काम हो गया, और मुझे खींचती स्टोर में ले गई। मुझे टेबल पर लिटाकर बांध दिया। मैं समझ गई मेरे साथ कुछ गलत होगा। जब भी मैंने कुरान की एक आयत पढ़ते अल्लाह से मदद मांगी और आंखें बंद कर लीं। फिर कुछ दोस्तें ऐसी होती हैं ना कि जिनको हमारा पूरा ख़ानदान जानता है। वो हमारे घर आती है तो हमारे सब घर वालों और रिश्तेदारों को पता होता है कि ये हमारी बेटी की दोस्त है, तो वो उसकी भी खूब बेटियों की तरह ही आवभगत करते हैं। नाज़नीन भी मेरी ऐसी ही दोस्त थी, जिसे प्यार से मैं नाज़ी कहती थी। हम दोनों एक दूसरे के घर आना जाना बहुत ज़्यादा करते थे। हम दोनों की दोस्ती हाई स्कूल में हुई थी और कॉलेज में भी हम दोनों इकट्ठे ही गए थे। लगभग हमारी दोस्ती को काफ़ी साल हो चुके थे और सब हमारी दोस्ती की मिसालें देते नहीं थकते थे। कुछ हमारे घर भी पास ही थे, तो कॉलेज के बाद भी हमारा वक्त इकट्ठे ही गुजरता था। अब तो सबको पता चल चुका था कि हम दोनों दोस्त हैं। जहाँ भी जाते हम दोनों इकट्ठे ही जाते, और कई लोग तो ये समझ लेते थे कि शायद हम बहनें हैं, और हम भी उनकी गलतफहमी दूर नहीं करते थे, क्योंकि हम एक दूसरे को बहनें ही समझती और कहती थी। मेरा नाम फरीहा है, मगर वो मुझे प्यार से फरी कहती थी। मेरे घर वालों को भी नाजी बहुत पसंद थी और मुझे बहुत अफसोस होता था कि काश मेरा कोई भाई होता तो मैं उसे हमेशा के लिए अपने घर में ही ले आती। हम 3 बहनें थीं और मेरा कोई भाई नहीं था। अब्बा ने हम बहनों को ही अपना दिया था कि तुम लोग मेरी बेटियां नहीं, मेरे बेटे हो। अब तुम लोगों ने इस ज़माने का मुंह बंद करना है और पढ़ लिख कर कुछ काबिल बनना है। और मैंने अपने बाबा की इस बात को पल्लू से बांध लिया था कि मैंने कुछ बन कर दिखाना है। पढ़ाई में तो मैं वैसे भी शुरू से ही तेज़ थी, जबकि मेरे बरक्स नाजी को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो शुरू दिन से ही शादी के ख्वाब देखती थी। बस ये कहती थी कि जल्दी से मेरा कोई रिश्ता आए और मैं ब्याह कर चली जाऊं। मुझे पढ़ने का कोई शौक़ नहीं, जबकि मैंने सोच रखा था कि जब तक मेरा कोई करियर नहीं बनेगा मैं हरगिज़ भी शादी नहीं करूंगी। हम लोगों के और नाजी के सोशल स्टेटस में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि मैं अपर क्लास से थी। लेकिन इसके बावजूद कभी भी हमारी दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं जब भी उसके घर जाती तो उसकी अम्मी अपनी हैसियत से बढ़कर मेरे लिए खातिर तवाज़ो करती थी। वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही चाहती थी। नाजी मुझसे 1 साल बड़ी थी और उसका उससे 1 साल छोटा भाई फरहान मेरी ही उम्र का था। वो मेरी भाभी नहीं बन सकती थी, तो मेरा तो यही ख्याल था कि वो मुझे ज़रूर अपनी भाभी बनाएगी, क्योंकि हमने शुरू से ही साथ जीने मरने की कस्में और वादे कर रखे थे। तो मैंने टीन एज से ही उसके भाई फरहान को अपने दिलो दिमाग में बसा रखा था कि इसी के बहाने ही मैं सारी ज़िंदगी अपनी दोस्त से करीब रह पाऊंगी। कुछ नाजी की अम्मी का रुझान भी मेरी तरफ था, इसलिए मुझे पक्की उम्मीद थी कि वो बहुत जल्द मेरे घर रिश्ता लेकर ज़रूर आएंगी। लेकिन फिर नाजी के रिश्ते की खबर आ गई। पता चला कि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक एक बहुत ही अमीर और कबीर घराने में उसकी शादी हुई है। मैं तब पढ़ने के लिए बाहर जा चुकी थी, इसलिए उसकी शादी में शरीक नहीं हो पाई। मुझे लंदन में एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिली थी और मेरा इरादा यही था कि पढ़ाई मुकम्मल करके कुछ बनकर ही वापस जाऊंगी, ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं। मेरी पढ़ाई में 1 साल रहता था कि मैंने सोचा कि मुझे छुट्टियों पर घर जाना चाहिए। वैसे भी मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं अपना सेमेस्टर फ्रीज करवाकर पाकिस्तान वापस आ गई। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे, लेकिन मुझे तो सिर्फ अपनी दोस्त से मिलने की जल्दी थी, जिसको देखे और उससे बात किए इतना अरसा गुजर गया था। असल में बाहर की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ थी और मुझे अपने घर वालों से भी बात करने का वक्त नहीं मिल पाता था। तो इस दौरान मेरे और नाजी के दरमियान बहुत फासला बढ़ चुका था, लेकिन मुझे मालूम था कि जैसे ही मैं उसके घर जाकर उसे एक बार गले लगाऊंगी तो वो सारे गिले शिकवे भूल जाएगी।
ہاں، لیکن ایک حیران کن خبر مجھے ملی جس کی وجہ سے میرا دل بہت خراب ہوا۔ وہ یہ کہ نازی کے بھائی فرحان نے شادی کر لی تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ۔ فرحان کے سپنے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے۔ میں اس کی امی سے ملنے گئی اور باتوں باتوں میں ان سے شکوہ کیا کہ آپ تو مجھ سے اتنا پیار کرتی تھیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے مجھے کیوں نہیں سوچا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو شروع سے ہی تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر نازنین نے منع کر دیا کہ تم ایسا نہیں چاہتی، اس لیے میں بھی چپ ہو گئی اور بیماری کی وجہ سے مجھے جلدی اپنے بیٹے کی شادی کرنی پڑی۔ میں سن کر حیران ہوئی کہ نازی نے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولا، وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر۔ ایک بار بھی اس نے مجھ سے پوچھا ہوتا تو میں اس کو بتاتی کہ میں تو خود بھی اس کے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر اس نے تو جیسے مجھ سے کوئی پرانا بدلہ لیا ہو کہ اپنے بھائی کی شادی کسی اور سے کروا دی۔ میں جب اس سے ملنے گئی تو میرا پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ مجھے گلے لگا کر رو پڑی اور کہنے لگی کہ میرا بھائی کوئی کام دھندا نہیں کرتا اور تو لندن میں پڑھ رہی ہے، پڑھنے کے بعد پڑھنے کے بعد تیری بہت اچھی نوکری بھی ہو جائے گی اور تیرا سٹینڈرڈ بھی بہت اونچا ہو جائے گا۔ میں کیسے اپنے کم پڑھے لکھے اور غریب بھائی کو تیرے ساتھ باندھ دیتی؟ وہ تیرے قابل نہیں ہے۔ اس نے میری دوست بن کر سوچا تھا، اگر وہ اپنے بھائی کی بہن بن کر سوچتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ مجھے اس کی مخلصی پر رشک آیا کہ ایسے دوست ہونا تو قدرت کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ میں یہاں پر 6 مہینوں کے لیے آئی تھی اور 2 مہینے کیسے گزر گئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ نازی کے گھر میرا کافی آنا جانا تھا، لیکن میں نے ایک بار بھی اس کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی میں اس کے گھر جاتی تھی تو اس کا شوہر کام پر ہوتا تھا۔ 1-2 بار میں نے اسے کہا بھی کہ اپنے شوہر کو لے کر ہمارے گھر آئے تو وہ وعدہ کر لیتی، لیکن ابھی تک اسے لے کر نہیں آئی تھی۔ اسی دوران اماں نے مجھے ایک رشتے کا بتایا۔ لڑکا اسسٹنٹ کمشنر تھا اور ان لوگوں کا سارا خاندان ہی بیوروکریسی میں تھا۔ دانتوں میں انگلیاں داب لیں اور میری ماں کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں حاسدوں کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ جب میں نے نازنین کو یہ بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے اگلی زندگی کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں دیں۔ ایک دن میں نازنین کے گھر سے نکل کر ابھی سڑک پر آئی ہی تھی کہ ایک دم ہی گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شکر ہے کہ گاڑی کی سپیڈ ہلکی تھی، اس لیے میں گر گئی اور زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ گاڑی سے نکلنے والا شخص مجھ سے معذرت کرنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ چونکہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا تو پہلے اس نے میرے پیر پر کلینک سے پٹی کروائی اور پھر مجھے گھر بھی ڈراپ کیا۔ جانے وہ کون تھا، لیکن اس کی شکل میرے ذہن پر نقش ہو گئی کہ اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، ورنہ لوگ تو ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ 1 ہفتے تک تو میں بیڈ ریسٹ پر رہی۔ آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا تو مجھے اپنی دوست کی یاد ستائی اور میں نے سوچ لیا کہ مجھے اس کے گھر جانا ہی ہوگا۔ ویسے بھی گھر والے میری منگنی کی تاریخ طے کر چکے تھے تو میں نے جا کر منگنی کا انویٹیشن ہی دے دوں۔ یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے بھی دعوت دے کر گھر بلا لیا۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو خلاف معمول مجھے کچھ خاموشی کا احساس ہوا، حالانکہ میں نے اسے پہلے سے کال کر کے بتا دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گھر پر کوئی نہیں ہے۔ میں نے واپسی کے لیے جیسے ہی قدم بڑھائے تو اچانک دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ میں چونک کر پیچھے پلٹی تو ایک عجیب و غریب شخص کو اپنے پیچھے پا کر حیران رہ گئی۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ کون ہے اور اس گھر میں کیا کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نازنین کا شوہر ہوں اور تم اس کی دوست ہو۔ میں نے کہا جی، اس کی دوست ہوں، بلکہ بہن ہی سمجھیں۔ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم میری سالی ہو، اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، تو آج تم بھی میری گھر والی بن جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو میں کرنٹ کھا کر پیچھے کو ہوئی اور چلاتے ہوئے کہا یہ کیا بدتمیزی کو بلائیں، وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ تو ابھی نہیں آ پائے گی، بازار گئی ہے، اسے آنے میں دیر لگے گی، تب تک میں تمہاری قربت سے کچھ فائدہ تو اٹھا لوں۔ مجھے اس کی باتوں سے ہوس کی بو آ رہی تھی اور اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر اس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ میں بہت روئی، چیخی، تڑپی، چلائی، لیکن میری آہوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا اور اس ظالم انسان نے میری عزت لوٹ لی۔
जब नाज़ी वापस आई तो मेरी उजड़ी हालत देखकर उसको भी सकता हो गया और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, ये सारी मेरी ही गलती है। मैंने सोचा था कि जब तक मैं बाजार से वापस घर पर आऊंगी तब तक तुम भी पहुंच चुकी होगी, लेकिन मैं क्या जानती थी कि आज ये शख्स भी घर पर ही होगा। इसलिए तो मैं इतने दिनों से तुम्हें उससे मिला नहीं रही थी, क्योंकि मैं अपने शौहर की बदनज़री और बदफितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। लेकिन आज इसने जो किया है, मैं इसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब मुझे उन लोगों की माफ़ी से क्या सरोकार था, मेरी तो इज़्ज़त और ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। मैं रोते हुए घर जाने को पलटी तो नाज़ी मेरे कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि तुम घर वापस नहीं जाओगी। तुम गई तो तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। अगर उन्हें पता चला तो वो अपनी जान ले लेंगे। आखिर इतने गैरतमंद माँ बाप दुनिया का कैसे सामना करेंगे? कुछ मुमकिन नहीं कि वो मुझे और तुम्हें भी मार दें। तुम अपने माँ बाप को इतना बड़ा दुख नहीं दो। मैं नहीं चाहती कि ये बात बाहर फैले। तुम बाहर निकलोगी तो पूरी दुनिया ये राज जान लेगी कि तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। मुझे उसकी बातों पर हैरानी हो रही थी और मैं बिल्कुल भी सोचने समझने की सलाहियत में नहीं थी कि उसने कहा कि इस बात को दबाने का एक ही रास्ता है कि तुम मेरे शौहर से निकाह कर लो। कोई और हालात होते तो ना नाजी ने ऐसा कहना था और ना ही मैंने मानना था। लेकिन चूंकि वो शख्स मेरी इज्जत खराब कर चुका था तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उससे निकाह कर लूं। मैंने कहा कि मैं बाद में अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन नाजी ने एक बार फिर से मुझे रोक लिया और कहने लगी कि तुम अभी कुछ दिन में यहीं पर रहो। जब तुम उन्हें सच बताने की हिम्मत पैदा कर लोगी तब चली जाना। मुझे अपने माँ बाप की परेशानी हो रही थी कि मैं अगर घर नहीं पहुंची तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ जाएंगे और बहुत परेशान होंगे। रात के वक्त मैं कमरे में थी कि अचानक मुझे बैरूनी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही मेरे अब्बा की आवाज़ आई थी। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो बाहर से बंद था। मुझे नाजी की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरे अब्बा उससे पूछ रहे थे कि क्या फरीहा यहाँ पर आई थी, तो वो कहने लगी कि वो दोपहर में आई थी और 10 मिनट बैठकर फ़ौरन से चली गई थी। अब जाहिर है मेरे घर वाले तो नाजी पर शक करने का सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए वहाँ से वापस चले गए। जबकि मुझे बहुत गुस्सा आया कि नाजिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम मुझे तो उनके सामने करवा देती। मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं अपने बाप को सब कुछ सच बताती, क्योंकि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। लेकिन शायद नाज़नीन नहीं चाहती थी कि उसका घर खराब हो, इसलिए मुझे मना कर रही थी। मुझे कहने लगी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और आज से तुम एक मिसिंग पर्सन हो। तुम बस अपनी ज़िंदगी यहीं पर गुजारो। मैं तो उसके बदले हुए रवैये को देखकर चौंक गई कि एकदम से उसके लहजे में ये बदलाव कैसे आ गया। इतनी बेजारी से तो उसने मुझसे कभी भी बात नहीं की थी। मैं रात को अपने कमरे में थी कि उसका शौहर फिर से मेरे कमरे में आ गया। मैं घबराई कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, तो कहने लगा अब तुम मेरी बीवी हो तो मैं कमरे में तो आऊँगा ही। मैंने नाज़िया को आवाज़ दी कि मुझे आकर बचाए और उसको यहाँ से लेकर जाए, मगर उसने तो जैसे अपने कान ही बंद कर लिए थे। मैं कभी कि उस पर मेरी चीखों का भी कोई असर नहीं होगा। रोज़ उसका शौहर मेरे कमरे में आ जाता और मैं उसको आवाज़ें देती रह जाती, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती थी। वो मेरा सामना भी नहीं करती थी। मैं सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ी रहती और उसको कोई परवाह नहीं होती थी। उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा होता रहता था कि मेरे घर वाले अभी भी मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर 3 माह हो गए थे कि अचानक एक दिन मैं चकराकर गिर गई। जब होश आया तो अपने ऊपर एक लेडी डॉक्टर को झुके हुए पाया, जो मेरे टेस्ट वगैरह कर रही थी। फिर नाज़ी और उसके शौहर को कहने लगी कि मुबारक हो, ये उम्मीद से हैं। ये सुनकर उन दोनों के चेहरे पर खुशी फैल गई, जबकि मेरी तो दिल की धड़कन ही रुक गई। ये कैसे हो सकता था? मैं हरगिज़ भी ऐसा नहीं चाहती थी। मैंने उस डॉक्टर को कहा, मैं ये बच्चा नहीं चाहती, आप मुझे कोई दवा दे दें। नाज़ी ने तब मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसका शौहर डॉक्टर को कहने लगा कि ये औरत थोड़ी पागल, मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसका शौहर डॉक्टर को कहने लगा कि ये औरत थोड़ी पागल है, आप इसकी बातों में ना आएं। चले, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। वो दोनों तो ये खुशखबरी सुनकर यूं खुश थे जैसे उन्हें दुनिया जहान की दौलत ही मिल गई हो। मैं उनकी खुशी की वजह हरगिज़ भी नहीं समझ पा रही थी और मुझे अभी तक अपनी दोस्त नाज़ी का प्लान नहीं समझ में आया था। इतना तो मैं जान गई थी कि मेरे साथ उसके शौहर ने जो कुछ भी किया उसकी मर्जी से किया था,
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इस सब में इसका क्या फ़ायदा है? वो ऐसा क्यों कर रही है और अब मेरे बच्चे को लेकर उन दोनों के क्या प्लान्स हैं? मैं तो हमेशा से उसे अपनी दोस्त समझती आई थी और उसने भी तो यही कहा था, तो अब एकदम से उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया? यकीनन ये उसके शौहर की ही कारस्तानी थी, जिसने उसे अपनी आँखों पर चढ़ा रखा था और उसके कान मेरे खिलाफ भर रखे थे। मेरे हामिला होने की खबर सुनने के फौरन बाद वो मुझे खींचती हुई स्टोर में ले गई कि कहने लगी कि काम हो गया, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ये हामिला हो चुकी है, अब बताओ कि क्या करना है। मुझे उसकी बातों से महसूस हो रहा था कि वो मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा करती है। मैंने उनकी आवाज़ों के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने के साथ आयतें पढ़नी शुरू कर दी। ये सिर्फ अल्लाह ही था जो मुझे बचा सकता था, वरना मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। तिलावत करते हुए अल्लाह से मदद मांगी और आंखें बंद कर ली। और उसी वक्त मुझे यूं लगा जैसे मेरी दुआ सुन ली गई है, क्योंकि उसका शौहर भागता हुआ आया और आते ही उसके कान में कोई ऐसी बात कही जिसे सुनकर वो बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। कहने लगी कि तुम यहीं उसके पास तहखाने में रुको, मैं ऊपर जाती हूँ, और उसे अच्छे से बांधकर इसके मुंह में कपड़ा रखकर तुम इधर ही रहना। मेरा ख्याल था कि शायद कोई मेहमान वगैरह आया था, उसकी वजह से उसे मुझे यूं छोड़कर इमरजेंसी में ऊपर जाना पड़ा। अब जो भी करना था वो मुझे ही करना था। मेरे पास अब जो भी करना था वो मुझे ही करना था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। जब तक वो ऊपर अपने उस मेहमान के साथ मसरूफ रहती, उतनी देर में मुझे अपने भागने का कोई प्लान कर लेना चाहिए था। मैंने तबीयत खराबी का बहाना किया और उस आदमी को कहा कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, वरना मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाएंगे। वो ये सुनकर घबरा गया। शायद वो नाजिया की इजाज़त के बगैर मुझे कहीं नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे धमकी दी कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो फिर तुम अपनी बीवी को क्या जवाब दोगे। इतना तो मैं अंदाज़ा लगा ही चुकी थी कि मेरा बच्चा उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। मेरा तीर निशाने पर जा बैठा था और वो मुझे नाजी की इजाज़त के बगैर ही चोरी छुपे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले आया। मैंने उसे बाहर ही रुकने को कहा और खुद उसके सामने डॉक्टर के कमरे में चली गई। मगर 2 मिनट के बाद मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो उसका रुख दूसरी तरफ था। मैं जल्दी अस्पताल की पिछली तरफ आ गई और इमरजेंसी गेट से बाहर निकल गई। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना 1 रुपया था कि जिसकी बिना पर मैं वहां से भाग जाती। इसलिए मैं पैदल तेजी से एक तरफ को चलना शुरू हो गई। मैं जल्द से जल्द अपने माँ बाप के पास पहुंचना चाहती थी, उन्हें सारी सच्चाई बता देना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि सोचों में मैं किस तरफ चली जा रही हूँ। अचानक फिर से मैं एक गाड़ी से टकरा गई। अब की बार टक्कर बड़ी शदीद थी। मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी और जिस आदमी की गाड़ी से मैं टकराई थी उसे देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। वो वही था जिससे मैं कुछ माह पहले टकराई थी और वो मुझे मेरे घर तक भी छोड़ने गया था। कुदरत का कैसा इत्तेफाक था कि आज मैं फिर उसी की गाड़ी से टकराई थी। वो भी मुझे देखकर पहचान गया था। मुझे कहने लगा कि चलो, मैं आपको आपके घर पर छोड़ आता हूँ। जैसे ही मैं उसके साथ अपने घर पर पहुंची तो मेरे माँ बाप ने मुझे देखते ही मुझ पर थूक दिया और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि तुम तो घर से भाग चुकी थी, तो अब क्या वापस लेने आई हो। इतने महीने बाद तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारे माँ बाप भी हैं। तब तो तुमने हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें किसने कहा कि मैं भाग गई हूँ। अम्मा कहने लगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू किसी लड़के के लिए घर से भाग सकती है। वो तो नाजी ने जब बताया मुझे तब यकीन नहीं आया। बस हमने तुम पर फातिहा पढ़ ली है, तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक नहीं, निकल जाओ। मेरे घर वालों ने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं सड़क पर बेयारो मददगार बैठी रोने लगी। वो बेचारा आदमी जो यहाँ तक इंसानी हमदर्दी के तहत मुझे छोड़ने आया था, वो भी हैरान रह गया, क्योंकि सब लोग उसे मेरा शौहर समझ रहे थे। मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ भी नहीं था। इतनी लंबी कहानी अभी बताने का मेरा बिल्कुल भी हौसला नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब कहाँ पर जाऊंगी। सकती हैं, यकीनन आप मेरी बीवी से मिलकर खुश होंगी। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकती थी, इसीलिए चुपचाप दोबारा से उसकी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी एक बार फिर से उन्हीं रास्तों पर दौड़ने लगी जहाँ से हम वापस आए थे। कुछ देर के बाद मैं ख्यालों से बाहर निकली तो चौंक गई, क्योंकि जिस घर के आगे गाड़ी खड़ी थी वो तो नाजी का घर था। ये सब क्या था?
وہ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آیا تھا؟ کیا وہ بھی نازی کا ساتھی تھا اور مجھے دوبارہ سے اسی کے قبضے میں دینے جا رہا تھا؟ وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ ایک دم سے ہی میں ساکت رہ گئی کہ اگر ایسا ہوا تو پھر تو میرا بچنا ناممکن ہے۔ پہلے ہی اتنی مشکل سے جان چھڑائی ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ وہ آدمی میرے پیچھے بھاگنے لگا اور پوچھنے لگا کہ ہوا کیا ہے؟ آپ اس طرح کیوں بھاگ رہی ہیں؟ میں تو آپ کو اپنی بیوی کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ وہ گھر پر اکیلی ہی ہوتی ہے اور فکر مت کریں، میں تو رہا ہوں۔ وہ گھر پر اکیلی ہی ہوتی ہے اور فکر مت کریں، میں تو ویسے بھی آج دبئی کے لیے نکلنے والا تھا اور میرے 6 مہینے وہیں پر گزرنے تھے، تو آپ میری بیوی کے ساتھ جب تک چاہیں آرام اور سکون سے رہ سکتی ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا کہ آپ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا ویسے تو نازنین نام ہے لیکن سب پیار سے اسے نازی کہتے ہیں۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر وہ نازی کا شوہر تھا تو وہ آدمی جو اتنے عرصے تک اس گھر میں ہم دونوں کے ساتھ رہا وہ کون تھا؟ یا تو یہ شخص جھوٹ بول رہا تھا یا تب ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا، بلکہ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب مل کر مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں اور کوئی بڑی گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بار پھر سے بھاگنا چاہا، لیکن اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور کہا کہ جب تک آپ اپنے بارے میں مجھے سب کچھ نہیں بتائیں گی میں آپ کو کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ جانے کیوں، لیکن آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے اور اس وقت یہ مدد میں ہی کر سکتا ہوں۔ آخر یہ چل کر کہا تھا جس سے بعد میں اس نے میرا نکاح بھی کروا دیا تھا، تو یہ تیسرا شخص کہاں سے آ گیا اور یہ خود کو نازی کا شوہر بتا رہا ہے، تو اس دعوے میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے؟ اس سب کا پتہ تو اس کے گھر پر جا کر ہی چلنا تھا اور میں وہاں سے ایک بار بھاگنے کے بعد دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر سوچا کہ جو بھی ہے مجھے ہمت کرنی ہوگی۔ ایک دفعہ جا کر دیکھنا تو پڑے گا کہ اصل میں ماجرا ہے کیا، کون کس کا کیا لگتا ہے۔ ہمت اکٹھی کرتے ہوئے میں نے اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری بیوی کے پاس ہی چلتے ہیں اور ساری بات اسی کے سامنے کرتے ہیں۔ میرے عجیب سے لہجے پر وہ حیران ضرور ہوا مگر کچھ کہا نہیں، اور جیسے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر نازی کا رنگ فق ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے میرا نام نکلا، فری۔ تو وہ آدمی سن کر چونک گیا اور نازی کو کہنے لگا کہ تمہاری دوست فری ہے یہ، جس کے بارے میں اکثر تمہارے گھر والے باتیں کرتے رہتے ہیں؟ نازی مجھے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا چکی تھی اور اب وقت آ گیا تھا کہ اس کا پول اس کے شوہر کے سامنے کھل جاتا۔ میں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے شوہر کو تو بلاؤ، وہ تھوڑی دیر پہلے تو نیچے ہی تھا، اب بھی ضرور تہہ خانے میں ہی ہوگا۔ وہ آدمی کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، اس کا شوہر تو میں ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ ایک بار نیچے جا کر تہہ خانے میں تو دیکھ لیں، آپ کو ساری سچائی خود ہی معلوم ہو جائے گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے ڈھونڈنے کے بعد دوبارہ سے یہیں پر آئے گا اور تہہ خانے میں جائے گا، اس لیے میں نے اسے وہیں پر جانے کا مشورہ دیا، اور 2 منٹ کے بعد وہی آدمی جو میرا زبردستی کا شوہر بنا ہوا تھا ہاتھ جوڑتے ہوئے اوپر آیا۔ تب میں نے اس کے شوہر کو ساری سچائی بتائی کہ کس طرح اس کی بیوی نے میری زندگی تباہ کر دی اور مجھے اتنے مہینوں تک اپنے گھر میں قید رکھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ میرے ماں باپ کو بھی مجھ سے بدگمان کر دیا، اور حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ میں اس سب کی وجہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس دیا اور حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ میں اس سب کی وجہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ ہم دونوں تو بہت اچھی دوستیں تھیں۔ نازیہ یہ سن کر چلائی اور کہنے لگی ہم دونوں دوستیں نہیں تھیں اور نہ ہی کبھی ہوں گی۔ میں نے تم سے دوستی صرف تمہارا سٹیٹس دیکھ کر کی تھی، اور ویسے بھی تم پڑھائی کرنے والی بچی تھی تو میرے اکثر کام تم کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی میرے چھوٹے موٹے اخراجات تمہاری مدد سے پورے ہو جاتے تھے، تو اس لیے میں نے کبھی کسی اور کو دوست بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ مجھے تم سے بچپن سے ہی حسد محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ جو میرے پاس ہونا چاہیے تھا وہ صرف تمہارے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ تم نے اپنی ساری زندگی بہت اچھی اور لاڈ پیار سے گزاری، پھر پڑھنے کے لیے لندن بھی چلی گئی، جبکہ میرے ہاتھوں میں صرف خسارہ ہی آیا۔ جس شوہر کو میں نے امیر سمجھ کر شادی کی تھی وہ تو قرضوں میں ڈوبا ہوا نکلا، اور تمہاری شادی شہر کے سب سے بڑے بیوروکریٹ خاندان میں ہو رہی تھی۔ بات کرتا تو تمہارا ذکر لازمی لے بیٹھتا تو مجھے بہت غصہ آتا۔ اپنے بھائی کی تم سے شادی میں نے جان بوجھ کر نہیں کروائی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ تم اس کے حوالے سے خواب دیکھ رہی ہو، لیکن پھر بھی صرف تمہیں دکھ ہو جانے کی خاطر میں نے یہ شادی نہیں ہونے دی۔ مگر پھر بھی تمہیں اتنا اچھا خاندان رشتے کے لیے مل گیا، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
हर तरफ सिर्फ तुम, तुम्हारा नाम, तुम्हारी तारीफें। और ये जिसे तुम मेरा शौहर समझ रही हो, ये मेरा शौहर नहीं है बल्कि दूर पार का कज़न है, जिसे मैं अक्सर घर में काम काज के लिए बुला लेती थी। मैं चाहती थी कि तुम अपने वालिदैन के सामने शर्मिंदा हो जाओ और वो यही समझे कि सारी उम्र जिस बेटी की तारीफें करते रहे, उसी ने उनकी इज्जत पर दाग लगा दिया। इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारे साथ गलत करे ताकि मजबूरी में तुम्हें उससे शादी करनी पड़ जाए। और जब तुम्हारी शादी के बारे में तुम्हारे वालिदैन को पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होंगे, तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे। जहां तक बात रह गई तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे। जहां तक बात रह गई तुम्हारे बच्चे की, तो मैंने सोच लिया था कि डॉक्टर को बुलवाकर तुम्हें इतने अरसे के लिए मुकम्मल तौर पर किसी अस्पताल में ही एडमिट करवा दूंगी, जहां पर तुम्हारी मुकम्मल निगरानी हो। जब तुम्हारा बच्चा हो जाता तो हम किसी बहाने से तुम्हारी जान ले लेते और मैं तुम्हारे बच्चे को खुद पालती और मुनासिब वक्त आने पर तुम्हारा बच्चा कहकर तुम्हारे खानदान को दे देती और उसके हिस्से की सारी जायदाद इस बच्चे के जरिए हमें मिल जाती, क्योंकि मैं तुम्हारे वालिदैन को यही कहती कि अपनी दोस्त का बच्चा मैं खुद पालना चाहती हूँ। वो अपने नवासे के लिए जल्द या बदेर दौलत का ढेर लगा ही देते। ये सब सुनकर मैं रोना शुरू हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जिसे मैं दोस्त समझती हूँ, वो आस्तीन का सांप निकलेगी और यही हालत मेरे साथ खड़ी उसके शौहर की थी। उसे भी अपनी बीवी पर अंधा एतबार था जिसे उसने तोड़ दिया। उसने खड़े खड़े उसको तलाक देकर घर से निकाल दिया कि उसने कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर पुलिस बुलाकर उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। यही नहीं बल्कि मेरे माँ बाप को भी मुकम्मल सच्चाई से आगाह किया। मैं अब हरगिज़ भी उसके काबिल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसने दिल से निकाह करके मुझे और मेरे बच्चे को अपना नाम दिया, जो कि उसके आला ज़रफ़ी की निशानी था। नाज़ी रोज़ जेल से मुझे ख़त लिखती है और माफ़ी की तलबगार है और मैं उलझन में हूँ कि क्या मुझे उसे माफ़ करना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या ऐसी औरतों अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।